जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। शरीर की अद्भुत क्षमताएं एवं विशेषताएं। यह पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लिखी है। इस पुस्तक को मैं आपको अपने शब्दों में सुना रही हूँ। अद्भुत और विलक्षण यह शरीर। हमारी शरीर यात्रा जिस रथ पर सवार होकर चल रही है, उसके कलपुर्जे कितनी विशेषताएं अपने अंदर धारण किए हुए हैं। हम कितने समर्थ और कितने सक्रिय हैं, इस पर हमने कभी विचार ही नहीं किया। बाहर की छोटी छोटी चीज़ों को देखकर चकित हो जाते हैं और उनका बढ़ा चढ़ा मूल्यांकन करते हैं, पर अपनी ओर अपने छोटे छोटे कलपुर्जों की महत्ता की ओर कभी ध्यान तक नहीं देते। यदि उस ओर भी कभी दृष्टिपात किया होता तो पता चलता कि अपने छोटे से छोटे अंग अवयव कितनी जादू जैसी विशेषताएं और क्रियाशीलता अपने में धारण किए हुए हैं। उन्हीं के सहयोग से हम अपना सुरदुर्लभ मनुष्य जीवन जी रहे हैं। विशिष्टता मानवीय काया के रोम रोम में संव्याप्त है। आत्मिक गरिमा पर विचार करना पीछे के लिए छोड़कर मात्र कार्य संरचना और उसकी क्षमता पर विचार करें तो इस क्षेत्र में भी सब कुछ अद्भुत दिखता है। वनस्पति तो क्या, पिछड़े स्तर के प्राणी शरीरों में भी वे विशेषताएं नहीं मिलती जो मनुष्य के छोटे और बड़े अवयव में सन्निहित है। कलाकार ने अपनी सारी कला को इसके निर्माण में झोंका है। शरीर रचना से लेकर मन, संस्थान और अंतःकरण की भाव संवेदनाओं तक सर्वत्र असाधारण अद्भुत दृष्टिगोचर होता है। यह सो उद्देश्य होना चाहिए, अन्यथा एक ही घटक पर कलाकार का इतना श्रम और कौशल नियोजित होने की क्या आवश्यकता थी। यह मात्र संयोग नहीं है और न इसे रचनाकार का कौतूहल कहा जाना चाहिए। मनुष्य को विशेष प्रयोजन के लिए बनाया गया। इस विशेष को संपन्न करने के लिए उसका प्रत्येक उपकरण इस योग्य बनाया गया है कि उसके कण कण में विशेषता दिखाई दे जा सके। शरीर पर दृष्टि डालने से पहले चमड़ी नजर आती है। मोटे तौर से वह ऐसी लगती है मानो शरीर पर कोई मोमी कागज चिपका हो। बारीकी से देखने पर प्रतीत होता है कि उसमें भी पूरा कल कारखाना काम कर रहा है। 1 वर्ग इंच त्वचा में प्रायः 72 फुट लंबी तंत्रिकाओं का जाल बिछा होता है। इतनी ही जगह में रक्त नलिकाओं की लंबाई नापी जाए वो भी 92 फुट से कम न बैठेगी। यह रक्त वाहिनियां सर्दियों में सिकुड़ती और गर्मियों में फैलती रहती हैं। जिसमें से पसीने के रूप में हानिकारक पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं। पसीना दिखता है तो तब वह बूंदों के रूप में बाहर आता है। वैसे वह धीरे धीरे रिश्ता सदा ही रहता है। त्वचा देखने में एक प्रतीत होती है, पर उसके 3 विभाग किए जा सकते हैं: ऊपरी चमड़ी, भीतरी चमड़ी और सब क्यूटेनियस टिश्यू। नीचे वाली तीसरी परत में रक्त वाहिनियां, तंत्रिकाएं और वसा के कण होते हैं। इन्हीं के द्वारा चमड़ी हड्डियों से चिपकी रहती है। आयु बढ़ने के साथ साथ जब वह वसा कण सूखने लगते हैं तो त्वचा पर झुर्रियां लटकने लगती हैं। भीतरी चमड़ी में तंत्रिकाएं, रक्त वाहिनियां, रोम कूप, श्वेत ग्रंथियां तथा तेल ग्रंथियां होती हैं। इन तंत्रिकाओं को एक प्रकार से संवेदना वाहक टेलीफोन के तार कह सकते हैं। ये त्वचा स्पर्श की अनुभूतियों की मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं और वहां के निर्देश संदेशों को अवयवी तक पहुंचाते हैं। त्वचा के भीतर घुसे तो मांसपेशियों का ढांचा खड़ा है। उन्हीं के आधार पर शरीर का हिलना डुलना, मुड़ना, चलना फिरना संभव हो रहा है। शरीर की सुंदरता और सुडौलता बहुत करके मांसपेशियों की संतुलित स्थिति पर निर्भर होती है। फैली पोली बर्बेडोल सूखी पेशियों के कारण ही अक्सर शरीर कुरूप लगता है। प्रत्येक अवयव को उचित श्रम मिलने से वे ठीक रहती हैं, अन्यथा निठल्लापन एवं अत्यधिक श्रम
साधन उन्हें भोंडा, निर्जीव और अशक्त बना देता है। श्रम संतुलन का दूसरा नाम व्यायाम है। प्रत्येक अंग को यदि उचित श्रम का अवसर मिलता रहे तो वहाँ की मांसपेशियां सुदृढ़, सशक्त रहकर स्वास्थ्य और सौंदर्य को आदर्श बनाए रखेंगी। शरीर का 50% भाग मांसपेशियों के रूप में है। मोटे और पतले आदमी इन मांसपेशियों की बनावट एवं वजन के हिसाब से ही वैसे मालूम पड़ते हैं। प्रत्येक मांसपेशी अनेकों तंतुओं से मिलकर बनी है। वे बाल के समान पतले होते हैं, पर मजबूत इतने कि अपने वजन की तुलना में 1 लाख गुना वजन उठा सकें। इन पेशियों में 1/4 प्रोटीन और 3/4 पानी होता है। इनमें जो बारीक रक्त नलिकाएं फैली हुई हैं, वे ही रक्त तथा दूसरे आवश्यक आहार पहुंचाती हैं। मस्तिष्क का सीधा नियंत्रण इन मांसपेशियों पर रहता है। तभी हमारा शरीर मस्तिष्क की आज्ञानुसार विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करने में सक्षम रहता है। कुछ मांसपेशियां ऐसी हैं जो अचेतन मन के अधीन हैं। पलक झपकना, हृदय का धड़कना, फेफड़ों का सिकुड़ना, फैलना, आहार का पचना, रक्त संचालन आदि की क्रियाएं अनवरत रूप से होती रहती हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि कौन उनका नियंत्रण संचालन कर रहा है। वस्तुतः वह हमारे अचेतन मन का खेल है और अंग प्रत्यंगों का इनके नियत निर्धारित विषयों में संलग्न किए रहता है। इन मांसपेशियों को विशेष प्रयोजनों के लिए सधाया सिखाया जा सकता है। सर्कस में काम करने वाले नट नर्तक और अंगों को इस प्रकार अभ्यस्त कर लेते हैं कि वे आश्चर्यजनक कार्य कर दिखाते हैं। चोट लगने पर हड्डियों को टूटने से बचाने का कार्य यह मांसपेशियां ही करती हैं। शरीर से मुड़ने, तोड़ने, उछलने, कूदने जैसे विविध काम करना हमारे लिए इन मांसपेशियों के कारण ही संभव होता है। मर्दों की मांसपेशियां स्त्रियों की तुलना में अधिक कड़ी और मजबूत होती हैं ताकि वे अधिक परिश्रम से काम कर सकें। अन्य अंगों की अपेक्षा हाथों की पेशियां अधिक शक्तिशाली होती हैं। इन अवयवों में से जिस पर तनिक गहराई से विचार करें उसी में विशेषताओं का भंडार भरा दिखता है। यहाँ तक कि बाल जैसी निर्जीव और बार बार खरपतवार की तरह उखाड़कर काट कर फेंक दी जाने वाली वस्तु भी अपने आप में अद्भुत है। औसतन मनुष्य के शरीर में 920,000 बाल होते हैं। प्रत्येक बाल एक नन्हे गड्ढे से निकलता है जिसे रोमकूप कहते हैं। यह चमड़ी के शिरोफलक के भीतर प्राय 1/3 इंच गहरा घुसा होता है। इसी गहराई में बालों की जड़ को रक्त का पोषण प्राप्त होता है। बालों की वृद्धि प्रति मास 3/4 इंच होती है। इसके बाद वह घटती जाती है। जब बाल 2 वर्ष के हो जाते हैं तो उनकी गति प्राय रुक जाती है। किसी के बाल तेजी से और किसी के धीमी गति से बढ़ते हैं। बालों की आयु 1.5 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक होती है। आयु पूरी करके बाल अपनी जड़ से टूट जाता है और उसके स्थान पर नया बाल उगता है। यों बाल तिरछे निकलते हैं, पर उनके मूल में एक पेशी होती है जो कड़ाके की सर्दी या भय की अनुभूति में रोमांच में बाल खड़े कर देती है। बिल्ली कभी कभी अपने बाल सीधे खड़े कर लेती है। बालों की जड़ों में पसीना निकलने वाले छिद्र भी होते हैं। उन्हें चिकनाई देने वाले छेद भी होते हैं। कोमलता, चिकनाई और चमक रोमकूपों से निकलने वाली चिकनाई की मात्रा पर भी निर्भर है। आंतरिक अवयव और विलक्षण। शरीर के आंतरिक अवयव की रचना तो और भी विलक्षण है। उनकी सबसे बड़ी एक विशेषता तो यही है कि वे दिन रात गतिशील, क्रियाशील होते रहते हैं। उनकी क्रियाएं एक क्षण को भी रुक जाएं तो जीवन संकट और उपस्थित हो जाता है। उदाहरण के लिए हृदय को ही ले। हृदय की धड़कन में सिकुड़ने की सिस्टोल और फैलने की डायस्टोल क्रिया होती है। इसी क्रिया के कारण रक्त संचार होता है और जीवन के समस्त क्रियाकलाप चलते हैं। यह रक्त प्रवाह नदी नाले के तरह नहीं चलता, वरन पंपिंग स्टेशन जैसी विशेषता उसमें रहती है। पंप में झटका मारने की क्रिया होती है, इससे गति मिलती है। नीचे की दिशा में तो प्रवाह अपने आप भी होता है। ऊपर की ओर ले जाना हो तो उसके पीछे शक्ति का दबाव होना आवश्यक है।
आकुंचन प्रकुंचन में झटका लगता है और उसके दबाव से रक्त चक्र नीचे जाने और ऊपर आने की दोनों आवश्यकताएं पूरी कर लेता है। हृदय की धड़कन रक्त के परिभ्रमण में काम करने वाली गति की व्यवस्था करती है। कोई यंत्र लगातार काम करने से गर्म हो जाता है। श्रम के साथ विश्राम की भी आवश्यकता है। श्रम में शक्ति का व्यय होता है, विश्राम उसको फिर से जुटा देता है। हृदय के आकुंचन प्रकुंचन से भी जहाँ झटके द्वारा शक्ति उत्पादन की आवश्यकता पूरी होती है, वहाँ इन दोनों क्रियाओं के बीच मध्यांतर की अवधि में विश्राम का लाभ भी उसे मिलता है। एक धड़कन 1 मिनट के 72वें भाग में 1 सेकंड के 5/6 भाग में संपन्न होती है। इस अल्प अवधि में ही असंख्य विद्युत तरंगे उस स्थान से प्रभावित होती हैं। उन तरंगों के विद्युत आवेशों से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के माध्यम से रिकॉर्ड करके हृदय की स्वास्थ्य परीक्षा की जाती है। नवजात शिशु की प्रगति आवश्यकता के अनुरूप उन दिनों हृदय 1 मिनट में 950 बार धड़कता है, किंतु वह जरूरत कम होते जाने से चाल भी घटती है। 3 वर्ष के बच्चे का हृदय 1 मिनट में 900 बार, युवा मनुष्य का मात्र 72 बार धड़कता है। आयु और समर्थता की न्यूनाधिकता के अनुरूप धड़कन की घटी बढ़ी रहती है। चूहे का हृदय 500 बार, चिड़ियाओं का 250 बार, मुर्गी का 200 बार, खरगोश का 65 बार, घोड़े का 50 बार और हाथी का 40 बार 1 मिनट में धड़कता है। मनुष्य के शिशु और प्रौढ़ के बीच समर्था वृद्धि के अनुपात के हृदय से धड़कती भी घटती जाती है। पीछे मैंने बोला कि 3 वर्ष के बच्चे का हृदय 1 मिनट में 900 बार, जबकि 900 बार नहीं, वह 100 बार लिखा हुआ है, क्योंकि वह हिंदी की राइटिंग थी, समझ नहीं पाई थी। और युवा मनुष्य का 72 बार धड़कता है। पुरुष के हृदय का औसत वजन 330 ग्राम और स्त्री का 260 ग्राम होता है। यह संपूर्ण अवयव पेरिकार्डियम नामक झिल्ली की थैली में बंद रहता है। हृदय एक होते हुए भी उसके मध्य भाग में खड़ी सेप्टम नामक मांसपेशी उसे 2 भागों में बांट देती है। यह 2 भाग भी 2 हिस्सों में बंटकर 4 हो जाते हैं। इनमें से ऊपरी भाग को ओरिकल और नीचे के भाग को वेंट्रिकल कहते हैं। वाल्व नियंत्रित करते हैं। हृदय के समान ही फेफड़े भी आजीवन कभी विश्राम नहीं करते। 20-30 घन इंच हवा को वे बार बार भरते और शरीर को ताजगी प्रदान करते रहते हैं। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।